हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे आज हमारी जो टॉपिक है ये सामाजिक विज्ञान में भूगोल पोर्शन से है। दोस्तों, आज हम भूगोल का एक बेसिक चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे जिसे कहते हैं पर्यावरण। यहाँ से भी एक दो प्रश्न आते हैं। ये हमारी बेसिक टॉपिक है। यदि आप क्लास 9, 10th, 11, 12th और पर्यावरण से आपने ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यूपी टीईटी के लिए ये वीडियो पूरी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, और आप जो है कि पर्यावरण में आप देखेंगे बहुत सारे पोर्शन हैं, लेकिन ये पोर्शन हमारा पर्यावरण का बेसिक भूगोल है। ठीक है, यहाँ से हम समझते हुए अन्य चैप्टर पे चलेंगे। आज ये पर्यावरण की पहली टॉपिक है। दोस्तों, आइए चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे भूगोल से हम इस देखने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर ही लिए हैं पर्यावरण, जिसका नाम है पर्यावरण। आइए दोस्तों चलते हैं, पर्यावरण की टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी बड़ा कर ले रहे हैं। दोस्तों, आज आप पर्यावरण को अच्छे से समझिए। और यदि आप छोटी क्लास में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। और यूपी टीईटी जो प्राइमरी लेवल का होता है, यहाँ से प्रश्न बहुत आता है। दोस्तों, ठीक है, आइए चलते हैं। जूनियर लेवल के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं तो आप सभी जानते होंगे, वो जलवायु, ये वो वातावरण जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ हो, या तो वो पर्वत हो, नदी हो, पहाड़ हो, गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की क्या हैं, सारा पर्यावरण है, हमारा पर्यावरण है। ठीक है, आइए इसी को इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। दोस्तों, ठीक है, अब हम देखेंगे किताबी भाषा में पर्यावरण को कैसे हम व्याख्यायित करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। क्या है? मूल आधार है। यदि पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। आइए आगे चलिए। यह हमें सांस लेने के लिए, पानी के लिए और खाने के लिए, भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हमारा जो पर्यावरण है क्या क्या प्रदान करता है? हमें सांस लेने के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, भोजन एवं भूमि प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं हम। प्रत्येक जीवित क्या होता है? प्रत्येक जीवित जीव पर्यावरण से घिरा होता है। चाहे जीव हो, जंतु हो, मक्खी हो, पक्षी हो, पशु हो, कोई भी जो है कि जीवित जीव, या तो हमारे पौधे हों, क्या कहते हैं, प्रत्येक जीवित जीव पर्यावरण से घिरा होता है। ठीक है, अपने वातावरण से घिरा होता है। जैसे देखिए, जीवों को घेरने वाले स्थान क्या हैं? प्रकृति है, चीज़ें हैं, अनेक पर्यावरण के रूप में जानी जाती हैं। प्रकृति में आप देखे होंगे विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, हमारे खाने पीने की वस्तुएं हैं, हमारे कपड़े हैं, सारे चीज़ आ जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण होते हैं। कुछ चीज़ें हमें प्रकृति से मिली होती है, जैसे जल, ये हमारा प्रकृति से दिया हुआ चीज़ है। पर्वत, नदियाँ, पठार, हमारी जलवायु, ये क्या है? नेचर की हैं, पर्यावरण की हैं। और मानव निर्मित हैं, जैसे हमारे घर, जैसे हमारी गाड़ी, ये सारे क्या हैं? मानव निर्मित हैं। जिसे मनुष्य ने बनाया हो वो मानव निर्मित, और जिसे पर्यावरण ने बनाया हो, प्रकृति ने बनाया हो, वो पर्यावरण और प्राकृतिक चीज़ें हैं। अभी आपसे यहाँ पे मानव निर्मित और प्राकृतिक चीज़ों में अंतर पूछा जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण को आगे जैविक और अजैविक वातावरण में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण का तात्पर्य क्या है? से तात्पर्य है मानव के बीच, जैसे भवन, बस, गाड़ी, सारी चीज़ें, ठीक है, गतिविधियाँ और परस्पर क्रियाएं जो मानव करता है, ये क्या है? मानव निर्मित। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारी आगे, प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें प्रकृति से मिला है, जिसकी जिम्मेदार स्वयं प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा। यदि आप क्लास 8th 7th में पढ़ रहे हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जैविक अजैविक इसी को कहेंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर जैविक और अजैविक पे आते हैं। आइए
देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का तात्पर्य है जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के वातावरण। कौन से? जैविक और अजैविक। जैविक पर्यावरण, इसमें सभी जीव, इसमें सभी जीवित जीव, जैसे जैविक का मतलब जिसमें जीवन हो। देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे पौधे, जानवर, मनुष्य आदि शामिल है। ठीक है, ये किस में है? जैविक में। अजैविक, अ का मतलब होता है नहीं, यहीं से आप संधि विच्छेद कर देंगे। आ का मतलब नहीं, तो जैविक नहीं। तो देखिए, अजैविक पर्यावरण, इसमें सभी जीवित जीव चीज़ें जैसे भूमि, समुद्र आदि, नदियाँ, पर्वत, पठार, ठीक है, ये अजैविक हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ठीक, पर्यावरण का अस्तित्व आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न जीवों को जीवन प्रदान करता है। पर्यावरण क्या करता है? विभिन्न जीवों को जीवन प्रदान करता है। इसमें हवा होती है, इसमें हम सांस लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, और जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, मनुष्य ने पर्यावरण को काफ़ी हद तक बदल दिया है। नेचर, आप देखेंगे कि आज का मनुष्य इतना लोभी हो चुका है दोस्तों कि वो पर्यावरण के नेचर को ही बदल दे रहा है। ठीक है, आइए देखिए, आप जानते हैं मनुष्य अपने अनुसार हर चीज़ कर रहा है, इसीलिए तो पर्यावरण का विनाश हो रहा है दोस्तों। देखिए, मनुष्य ने पर्यावरण को काफ़ी हद तक बदल दिया है। जैसे पहले सड़कें कच्ची होती थी, अब पक्की हैं। पक्की बनाने के लिए हम खुदाई कर रहे हैं, नेचर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, पौधे लगे हैं, काट दे रहे हैं रोड बनाने के लिए, वो भी बड़ी रोड बनाने के लिए बहुत सारे पौधे काट रहे हैं। यदि पृथ्वी पे पौधे नहीं रहेंगे तो क्या ये सड़कें हमें खाना देंगी या हमारे अन्य चीज़ों को बहुत करेंगी, हमारे समय को थोड़ा बचा देंगी, लेकिन हमें नुकसान बहुत तरीके से होगा दोस्तों। देखिए, जैसे सड़कें भवनों, बांधों, उद्योग, कार आदि निर्माण करके किया गया है। सड़क मनुष्य ने बनाया है, भवन माने घर होता है, घर मनुष्य ने बनाया, बांध जब हम नदी के जल को रोक के बांध बना के जल को रोक देते हैं, उसका मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, फिर हम बिजली पैदा करते हैं, फिर बिजली हमारे घर में आती है, हम उसका सदुपयोग करते हैं। तो ये क्या है? हमारे नेचर में बहुत सारी दिक्कतें हो रही। उद्योग, जैसे हमें छोटा उद्योग है, पहले कपड़े सिर्फ बनते थे, जूता, चप्पल, सारी फैक्ट्रियाँ लग रहे हैं जिनमें से विभिन्न प्रकार के धुएँ निकल रहे हैं, हमारे वातावरण को अशुद्ध कर रहे हैं। कार, गाड़ी आप सभी जानते होंगे, पहले एक बस होती थी, सारे लोग यात्रा करते थे, आज हर प्रति व्यक्ति के पास गाड़ियां हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को बदलने का काम कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे धुएँ निकल रहे हैं, पेट्रोल की कमी हो रही, ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी को विनाश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझिए आप लोग। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, क्या क्या आता है? भूमि, जल, पौधे, पशु, वायु शामिल हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को आगे देखिए, आप देखेंगे यहीं से प्रश्न बनेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसे आप बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, पौधे, पशु, वायु। प्राकृतिक पर्यावरण को आगे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल में विभाजित किया गया है। प्राइमरी 2011 में प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था, वहाँ से ये प्रश्न पूछा था कि सभी जैविक क्रियाएं कहाँ होती हैं। ठीक है, जीवमंडल में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। स्थलमंडल, जहाँ पे हम रहते हैं, जलमंडल, जहाँ जल रहते हैं, जैसे जल का मंडल होता है, मतलब जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, वायुमंडल जहाँ हवाएं होती हैं, जीवमंडल जहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। आइए आगे चलते हैं, आगे चलिए और देखिए पर्यावरण को। अब आप एक फिगर के माध्यम से दोस्तों अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अभी हम जलमंडल, वायुमंडल पढ़ रहे थे, उसी को आप समझिए हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। देखिए, अब सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊष्मा है, वायुमंडल है और ऊष्मा है। ठीक है, और ऊष्मा है। ठीक है, देखिए, सूर्य की किरणें जो हैं वो कहाँ आ रही हैं? पृथ्वी पे। आप देख पा रहे होंगे सूर्य से किरणें कहाँ आ रही हैं? स्थलमंडल पे। ठीक है, और जलमंडल पे। ये हमारी धरती हो गई जहाँ हम सब रहते हैं, ये हमारा जलीय वातावरण हो गया जहाँ पे जीव रहते हैं। आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से सूर्य का किरण निकल रहा है, तो यहाँ पे मछलियाँ क्या होगा? ऑक्सीजन ले रही हैं। ये पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा जल में होती है, तो जलीय जीव ऑक्सीजन पाते हैं। मछलियाँ हो गई, उनमें विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे हो गए,
कीट हो गए और विभिन्न छोटी बड़ी मछलियाँ हो गई जो समुद्र में हैं। वहाँ जल के अंदर जो जीवन है वो आप ऐसे देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये हमारे जलीय जीव हैं। कौन है? जलीय जीव। ये क्या है? स्थलीय जीव हैं। ये स्थलीय जीव हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हैं? ये स्थलीय जीव हैं। ये हमारा क्या है? स्थल मंडल है, जहाँ हम रहते हैं, हमारा वातावरण है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है? सूर्य का प्रकाश आ रहा है। आप जानते हैं समुद्र में छोटे बड़े शैवाल होते हैं, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश को लेके फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। उन छोटे छोटे पौधे को कीटों को खा के हमारी मछलियाँ जल में रहती हैं। ठीक, उसके बाद वही प्रकाश आपकी पृथ्वी पे आ रहा है। आप देख रहे हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, उसके बाद जो ऊष्मा निकल रही है वापस पृथ्वी से चली जा रही है। ठीक है दोस्तों, और हमारे जीव जंतु और जितने भी चीज़ें हैं सब क्या कर रहे हैं? वायुमंडल में अपना अपना जीवन स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद वो सूर्य की रोशनी जो आती है हमारे पौधों को देती है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज जब बनता है पौधे फल देते हैं तो हम खाते हैं, हमारे लिए क्या होता है? भोजन उपलब्ध होता है दोस्तों। अभी आपने देखा ऊष्मा कैसे आ रही है सूर्य के प्रकाश से, फिर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। वही जीवों के माध्यम से स्थल मंडल पे भी प्रभावित कर रहा है सूर्य का प्रकाश। फिर क्या हो रहा है? फिर आप देख रहे हैं पौधे में आ रहा है, फिर हमारे गाय बकरियां सबके लिए जीवन दे रहा है। यदि सूर्य नहीं होता तो शायद पृथ्वी की सारी संरचना विखंडित हो जाती है दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे। एक बार हम स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर दे रहे हैं जहां से आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे ऊष्मा है और जो है कि जलमंडल है, वायुमंडल है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, अभी आपने देखा यहाँ तक हम पहुँच गए थे दोस्तों। हम आ गए थे जीवमंडल, वायुमंडल, ऊष्मा, फिर ऊष्मा वापस चली जाती है। ठीक है, अभी आप लेयर पढ़ेंगे ऊपर, जो हमारा लेयर होता है जो आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे CFC गैसें होती हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। पहले हम आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ सकते हैं पर्यावरण का। ठीक, आइए देखिए अब हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। अभी आपने चित्र के माध्यम से देख लिया है, अब आप स्थल मंडल को पढ़िए। यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी कठोर परत है जो मिट्टी की एक पतली परत के ढकी होती है। क्या होती है? एक पतली परत से ढकी होती है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। पृथ्वी का स्थल असमान है क्योंकि इसमें भू आकृतियाँ हैं। कौन सी आकृतियाँ हैं? भू आकृतियाँ हैं, जैसे पहाड़, पठार, घाटियाँ और मैदान। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए देखिए, पृथ्वी के इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन, घास के मैदान, भूमि, वन में हमें लकड़ियाँ, भोजन, ईंधन, चारा प्रदान करते हैं। ठीक है, घास के मैदानों का उपयोग चराई के लिए करते हैं। जो हमारे पशु हैं वो घास के मैदान में चरने का काम करते हैं, जबकि भूमि का उपयोग खेतों और मानव बस्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। क्या होता है कि मनुष्य अपने लिए घर बनाता है भूमि पे और वहाँ पे खेती करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा स्थल मंडल है। ऊपर क्या है? ऊपर आसमान है। नीचे के पार्ट आप जान रहे हैं, ये धरती के नीचे वाला भाग है। ठीक है, आइए चलिए आगे चलते हैं, इसी चीज़ों को बारीकी से समझने का काम करेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें जल होता है, ठीक, जलमंडल, उसे क्या कहते हैं? जलमंडल के नाम से जाना जाता है। जलमंडल में विभिन्न जल निकाय और महानगरों, नदियाँ, झीलें आदि शामिल है। जलमंडल के अंदर क्या होता है? जो हमारे घर में टोटी या नल के माध्यम से पानी आता है वो हमारे नाली के माध्यम से फिर कहाँ जाता है? नाले में जाएगा, नाले के माध्यम से फिर वो नदी में जाएगा, नदी से वो कहाँ जाएगा? महासागर में, समुद्र तक पहुँच जाता है। भाई यहाँ बताने का काम कर रहे हैं, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें जल होता है जलमंडल के नाम से जाना है। आपसे पूछेंगे जलमंडल किसे कहते हैं, तो आप यही बताएंगे कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें जल होता है वो क्या होता है? जलमंडल। और जलमंडल में विभिन्न जल निकाय होते हैं, जैसे महासागर मतलब समुद्र, नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारे शहर आप जानते होंगे नदियों के किनारे बसे हैं, झीलें हैं, जो पर्वत और दो पर्वतों के बीच में पानी जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। ठीक, देखिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी जीवित जीवों के लिए पानी का स्रोत है। किसका स्रोत है? पानी का। तो आप सभी जानते हैं जलमंडल
सॉरी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो नदियाँ हुई, झीलें हुए, महासागर हुए, तालाब हुए, कुआँ हुआ, ये सब क्या है, पानी के क्षेत्र हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही, अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बादल है, बारिश हो रही है। बारिश कहाँ आ रही है, आपके स्थल मंडल पे आ रही है। फिर ये हमारा पर्वत है, ये देख रहे हैं बर्फ़ है। जब जानते हैं ऊंचाई पे आप जाएंगे तो वहाँ पे बर्फ़ होता है, ये इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर वही बर्फ़ जब पिघलता है तो पिघल के ऐसे पर्वतों से उतरता हुआ हमारे जलमंडल में आ जाता है और जल की मात्रा को बढ़ा देता है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, यदि वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं दोस्तों तो एक लाइक अवश्य करिएगा इस परिवार को बढ़ाने के लिए। आइए चलते हैं, ठीक है। हम देखेंगे जल मंडल, ठीक है दोस्तों। चलिए, यही हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। वायुमंडल, वायुमंडल हवा की एक पतली परत है। क्या है, हवा की एक पतली सी परत है जो पृथ्वी को घेरे रहती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आप सभी जानते हैं कि खिंचाव होता है, पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है पृथ्वी का आकर्षण बल, ठीक है। खिंचाव पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को धारण करती है, ठीक है। वातावरण देखिए, आप देखने का प्रयास कीजिए। वातावरण एक कंबल के रूप में कार्य करता है। सूर्य की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से हमारी रक्षा करता है। वातावरण क्या करता है, सूर्य की जो बहुत तेज़ किरण आती है उसे रोकने का काम करता है, जो उनकी हानिकारक, जैसे CFC गैसें हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म है दोस्तों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए, सूर्य की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से हमारी रक्षा करती है, जो हमारा वायुमंडल होता है। वातावरण में विभिन्न गैसें, धूल, जलवाष्प शामिल है। जलवाष्प का भी बहुत अच्छा काम होता है दोस्तों। धूल जो होते हैं यही तो ऊपर जाके जमते हैं परत के माध्यम से। वर्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसे हम धूल कहते हैं उनका, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, इसी को हम आपको बताने वाले थे लेकिन आगे बताएं, ठीक है। अब आ गया वो टर्निंग पॉइंट जहाँ पे हम अच्छे से बात कर पाएंगे दोस्तों। देखिए, आप क्षोभ मंडल, आपसे पूछा जाएगा ये हमारी पृथ्वी है, क्या है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही समझने का विषय है दोस्तों, ठीक है। आप इन्हें समझने का बिल्कुल प्रयास कीजिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे हम हैं, हमारा वातावरण है, जल है, पर्वत है, पठार है इत्यादि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए हम चलते हैं। देखिए, ये हमारा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, जैसे आप यहाँ से यूपी TET में आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे होंगे दोस्तों, तो भर भर के प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई प्रश्न पत्र नहीं है जहाँ से यहाँ से प्रश्न न पूछा गया हो हमारे वायुमंडल से, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक। आइए चलते हैं। क्षोभ मंडल आप समझ जानते हैं कि क्षोभ मंडल वह मंडल है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा वातावरण रहता है। और आप देखेंगे ना, सीधा एक कॉन्सेप्ट देखिए, अब प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा मंडल है जिसमें जो है कि बहुत सारे पृथ्वी संबंधी, मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटती हैं, जैसे बर्फबारी, ये सारी चीज़ें होती हैं। मौसम संबंधी धूल, आंधी, तूफान और भूकंप, सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, क्षोभ मंडल पे। इसे कहते हैं, एक लाइन में आप इसको समझिए। यहाँ से एक प्रश्न बना था एक बार दोस्तों कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो आप देखिए, मौसम संबंधी सारी घटनाएं यहीं होती हैं। कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में, ठीक है दोस्तों। समताप मंडल, ये मंडल जो होता है यहीं पे वायुयान उड़ाया जाता है, ठीक है। ये वायुमंडल उड़ाने का बहुत ही सुगम मार्ग होता है दोस्तों, ठीक है। यहीं पे वायुमंडल उड़ता है और ये ऐसा मंडल है जहाँ पे समताप मतलब समान ताप रहता है, आंधी तूफान ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ जो वायुयान होता है आराम से उड़ाते हैं दोस्तों। और यहीं पे आप देखेंगे CFC का एक लेयर होता है। देखिए, यहीं पे आप देखेंगे तो एक कौन सा लेयर होता है बताइए, जहाँ पे वो होता है, क्या कहते हैं उसको, आप बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से यदि आपको पता हो, ठीक है दोस्तों। यहीं पे
वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत यहीं पे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा दोस्तों वो होता है और जो CFC गैस होती है। और अभी हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। और आप जानते होंगे दोस्तों कौन सी परत है वो। एक मिनट आप देखने का प्रयास कीजिए, हम आपको बता रहे हैं अभी। जहाँ पे सबसे ज़्यादा CFC गैस पाई जाती है, कार्बन CFC कार्बन की जो लेयर मोटी सी है, जहाँ पे छेद हो गया है, उसे क्या कहते हैं उस गैस को। आइए दोस्तों, तब तक हम याद करते हैं, आगे चलते हैं। आप देखेंगे ना कि मध्यमंडल, ये मध्यमंडल जो होता है यहाँ पे, ये मंडल ठंडा मंडल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये मंडल है, ठंडा मंडल है, यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमते हैं, यहीं से बारिश का निर्माण होता है दोस्तों। ये ताप मंडल है। ताप मंडल आप जानते होंगे, यहीं पे वो लगाया गया है रेडियो संबंधी, जो रेडियो का एंटीजन रेडियो वाला वो लगाए हैं ना, वो 2004 में लगाए थे, जहाँ से हमारे आप देखते रहे होंगे अपने टीवी का एंटीना जो होता है, तो एक ही दिशा में वो पकड़ता है। तो यहाँ पे नेटवर्क संबंधी क्रियाकलाप किया गया है दोस्तों, ठीक है। और वायुमंडल एकदम अनंत क्रियाएं हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे मानव अपना वर्क करता है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे और आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, हम इसको मध्यमंडल को अभी बताते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, अभी नीचे सब हमारे PDF में है और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। जीवमंडल अभी हमने पढ़ा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल, ठीक है। आइए देखिए, जीवमंडल किसे कहते हैं। पादप और जंतु जगत मिलकर जीवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप माने पौधे और जंतु माने जीव, ठीक है। इसलिए जीवमंडल जीवन का समर्थन करता है। क्या करता है, जीवमंडल जीवन का समर्थन करता है। यहाँ पे जीवन संबंधी सारी घटनाएं घटती हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस गर्मी का प्रभाव दिमाग पे भी पड़ता है, तो कभी कभी चीज़ें स्लिप कर जाती हैं दोस्तों। आइए चलते हैं। यह पृथ्वी के संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ से भूमि, जल, वायु एक दूसरे के साथ परस्पर क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए पर्यावरण को समझने का प्रयास कीजिए। पारितंत्र क्या है, पारितंत्र, ठीक है। अब पारितंत्र को समझिए। अब आप अपने पर्यावरण में ऐसी चीज़ें, आप अपने अगल बगल तालाब, नदी के किनारे जाते होंगे दोस्तों, आपने सारी चीज़ देखा होगा। अब देखिए, चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि पारितंत्र किसे कहते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक दूसरे पे क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, चित्र के माध्यम से ही समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये है हमारा जल। क्या है, जल है, ठीक है। इस जल में छोटे छोटे कीट हैं और जलीय जीव हैं, छोटी मछलियां हैं। इन छोटी मछलियों को कौन खाता है, बड़ी मछली। यहाँ पे छोटी मछली, इसको बड़ी मछली खाएगी। बड़ी मछली और छोटी मछली को मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाता है, सर्प खाता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसको सर्प खा लेगा। और जैसे अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिरण है, यहाँ पे जैसे शेर है, खरगोश है। खरगोश को कौन खाएगा, खरगोश को आप जानते हैं बिल्ली खाएगी और उससे बड़ा जीव खाएगा। और ये हिरण है, ये सभी जानते हैं, ये शाकाहारी होता है। क्या होता है, शाकाहारी होता है। ये साग पत्ती खाता है, तो पेड़ की पत्तियां खाएगा, उसके अगल बगल की घास खाएंगे। तो ये क्या है, जैसे छोटे जीव और छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है और उससे बड़े को बड़ा जीव खाता है, फिर और बड़ा जीव खाता है। ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित है। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है। अब देखिए, फिर से समझिए, पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं। वो उसको खाएगा, जैसे आपने देखा ये छोटा कीट है, उससे बड़ा कीट छोटे कीट को खा गया। अब इस कीट को मेढक खा गया। कौन खा गया, मेढक। अब मेढक को कौन खाया, सर्प। तो ये क्या हुआ, ये बड़ा जीव हो गया। वही ये कहने का यही यहाँ पे इसका यही मतलब है समझाने का कि पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। आश्रित होते हैं। जीवधारी, देखिए जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के
पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र कहलाता है। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि परितंत्र किसे कहते हैं, तब आप देखेंगे परि मतलब होता है चारों ओर, ठीक है। तंत्र मतलब उसका तंत्र, चारों तरफ का तंत्र, एक जाल। जाल के अंदर आपने अभी देखा डायग्राम के माध्यम से कि छोटे जीव बड़े जीव को खाते हैं, बड़ा जीव उससे बड़े जीव को खाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये हमारा पर्यावरण चलता है, इसी को कहते हैं परितंत्र, ठीक है दोस्तों। अब उम्मीद करती हूँ यह लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। यदि अच्छे से समझ आ रहा है और आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं तो एक कमेंट अवश्य करिएगा। आइए आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और हम तभी समझ पाएंगे कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है। बस आपसे यही उम्मीद है कि एक कमेंट करके आप बताएंगे कि हाँ मैम हमें समझ में आ रहा है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए परितंत्र जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो वन आता है, क्या आता है, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, परितंत्र, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, इतनी चीज़ें आएंगी। अब हम चलेंगे मानव पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण, मानव पर्यावरण, ठीक है। देखिए मानव पर्यावरण के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे, अब जहाँ पे की पॉइंट होगी आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से सुनने की ज़रूरत है, तब आपको परितंत्र समझ में आएगा, वातावरण समझ में आएगा, ग्लोब आपने देखा, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी। ये पर्यावरण का या ये भूगोल का एक बेसिक चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही आएंगे। आइए चलते हैं, ठीक है। हम चलिए मानव पर्यावरण, मनुष्य पर्यावरण के साथ रहते हैं और तालमेल बनाए रखते हैं। वे इसी अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलते या परिवर्तित करते रहते हैं। मनुष्य क्या करते हैं, पर्यावरण के साथ रहते हैं, तालमेल बनाते हैं, वे इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते या परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और दूसरी पॉइंट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मनुष्य अपने आसपास मौजूद पर्यावरण के से अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। क्या करता है, सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। मानव की ज़रूरतें समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है। अभी आपके पास, आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास पैसे कम हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपकी ज़रूरतें सीमित होंगी। जैसे ही आप पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी पाएंगे तो आपकी ज़रूरत क्या होगी, बढ़ जाएगी। आइए आगे चलते हैं। पहले मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, लकड़ी लिया, उसका एक पहिया बनाया और क्या काम किया, पहिए का आविष्कार किया और माल को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया। मनुष्य के पास गाय भैंसे पहले से थी, उसे क्या बनाना था, पहिया। पहिया बनाया, फिर अपने बैल को उसी में लगाया और फिर क्या किया, अपने से अपने माल को क्या किया, विभिन्न स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य सबसे पहले क्या बनाया, तो आप बताएंगे पहिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। माल को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया, ठीक है। देखिए माल पहुंचाया, जैसे हमारा सामान है वहाँ भेज दिए, वहाँ का सामान यहाँ ले लिए, इसी को कहते हैं माल पहुंचाना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिए इससे व्यापार गतिविधियों के विकास में मदद मिली, मतलब व्यापार में, बेचने में और लाने में ये गतिविधियाँ हुई, नई चीज़ें खोजा मनुष्य, ठीक। इसके बाद औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन और बढ़ाया, ठीक है। जब उद्योग आए, धीरे धीरे महात्मा गांधी जी को आप पढ़े होंगे, उन्होंने क्या किया, चरखा बुनने का काम किया और उनके आश्रम में कॉटन कपड़े बनने लगे। तो धीरे धीरे औद्योगिक हुआ, उद्योग हम जब करने लगे तो हमारे माल और विभिन्न नगरों में जा के बिकने लगे, ठीक है। उसी को यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। मनुष्य ने खेती, मकान बनाए, सड़कें, उद्योग आदि के लिए भूमि साफ करके पर्यावरण को भी बदला और संशोधित किया। इसी से वो, अब देखिए जब आप नेचर की चीज़ें लेंगे तो ज़रूरी है कि पर्यावरण में बदलाव आएगा, ठीक है। उसी को आप देखिए, ठीक है दोस्तों। आइए आगे चलिए। मनुष्य ने केवल, देखिए ध्यान से, मनुष्य ने केवल अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को बदला, बल्कि पर्यावरण के अनुसार स्वयं को भी बदलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए तरबूज का सेवन आमतौर पर गर्मियों में शरीर का तापमान कम करने के लिए किया जाता है। आप जानते होंगे
गर्मी में आपके आसपास आते हैं तरबूज बेचने वाले। तो तरबूज हम क्यों खाते हैं? क्योंकि तरबूज खाने से हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है। क्या होता है? कम होता है, हमें गर्मी कम लगती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण, हालांकि मनुष्यों द्वारा पर्यावरण में बहुत अधिक परिवर्तन इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम परिवर्तन करेंगे तो इसे क्या करेंगे? नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलिए। जैसे वनों की कटाई, खनिज संसाधनों की तेजी से समाप्त होना। खनिज संसाधन में आप देखे होंगे कोयला, क्या है? कोयला। ठीक है दोस्तों, तो अब फिर से एक बार आप देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आइए